ट्रेडिंग करना अच्छी बात है, लेकिन बिना जाने ट्रेडिंग करना सबसे बड़ा घातक है। पूछो क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग को मैं सट्टा बोलता हूं, इट्स अ गैम्बलिंग, लीगल गैम्बलिंग, रिकॉग्नाइज्ड गैम्बलिंग इन द मार्केट, जस्ट लाइक बिजनेस। बिजनेस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ गैम्बलिंग। पूछो क्यों? जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे गैम्बलिंग है, मैं बोलूंगा, सही कि नहीं? बिजनेस में प्रॉफिट लॉस है, गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लॉस है, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ गैम्बलिंग। तो जब हम कोई भी गैम्बलिंग खेलते हैं और उसमें अगर हम अनअवेयर है, क्या है, तो वो गैम्बलिंग चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो बर्बाद करके छोड़ती है। गैम्बलिंग, आपके बड़े लोग क्या बोलते हैं, सट्टा मत खेल। क्यों नहीं खेल? क्योंकि उसका अंत बहुत खराब है। वैसे ही स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। जितना अच्छा आपको ये मार्केट दिखता है ना, उतना अच्छा ये है नहीं अगर आपने जान के नहीं किया तो। अगर आपने बिना जाने इसके अंदर ट्रेडिंग कर दिया और ये लत इतनी बुरी है कि कभी ये निकलती नहीं है, लेकिन अगर आपने जान के किया ना, यही गैम्बलिंग आपका बिजनेस बन जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो आपको रिटर्न्स देगा अच्छे, यानी प्रॉफिट्स देगा, और प्रॉफिट दिया तो आप बिजनेस कोई भी करो, ये भी रिकॉग्नाइज बिजनेस भाई। आजकल लोग सिर्फ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके ही बिजनेस करते बस। इसलिए क्या होता है, उसके लिए जानना जरूरी है। और मैं बोलता हूं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैं बोलता हूं नहीं जानो अच्छा है, लेकिन आधा अधूरा नॉलेज जान के जाओगे ना, अंदर जाओगे ना, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तुम लोग कभी उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर ही नहीं पाओगे। कितना प्रॉफिट अर्न किया अभी तक के? लॉस में है। व्हाई यू आर सफरिंग लॉस? मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाई यू सफरिंग लॉस? हाँ, अच्छा, स्टॉक में नहीं करते हो, ऑप्शन में करते हो। व्हाट इज ऑप्शन? व्हाट इज स्टॉक? इंडेक्स और शेयर में फर्क क्या है? जैसे कि तो ये क्या है आपको पता है? इंडेक्स नहीं है, इट्स एब्रीविएशन ऑफ द मार्केट्स। सेंसेक्स मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, Nifty means National Stock Exchange, NSE. The another name of NSE is called as Nifty. And both are the share market. So you indirectly purchase shares or stock. So what are exactly shares and stock? वो तुमको पता होना चाहिए। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट क्यों बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक कहानी सुनी थी मैंने कुछ समय पहले। एक दिन क्या हुआ, एक बंदा सफाई कर रहा था प्लेन का, ओके, प्लेन का सफाई कर रहा था। उसको एक मैनुअल बुक मिली, इजीएस्ट वे से प्लेन चलाना सिखाता है वो बुक। ऑथर ने उस बुक के अंदर इतना इजी करके दिया था कि कोई नया नवेला भी आएगा और बुक को पढ़ेगा तो अपने आप प्लेन उड़ा देगा। सोचा यार ये तो बहुत इजी है। उसने क्या किया, एक दिन पता नहीं उसको जोश में था, क्या आ गया अंदर, कौन सी तो बाबा आ गए होंगे लगता, हाँ, बोला चलो आज प्लेन चलाते हैं अपन। उसने क्या किया, उसने प्लेन की चाबी भरी। अब प्लेन की चाबी होती कि नहीं मेरे को नहीं पता, हाँ, क्योंकि आई एम नोविस अबाउट द प्लेन, हाँ। तो उसने क्या किया, उसने गाइड के हिसाब से प्लेन देखते देखते चलाते गया और टेक ऑफ हो भी गया। खुश बंदा, खुश, क्या बात है, मैंने प्लेन चला लिया आज। जैसा जैसा मैनुअल में लिखा हुआ है सब वो ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है और प्लेन चल रहा है अपने आप बहुत कंट्रोल में, एकदम अच्छे से। लेकिन क्या हुआ, ऑथर ने उसमें लास्ट में पलटाते कहा था कि अगर आपको प्लेन उतारना सीखना है तो दूसरी बुक खरीदनी पड़ेगी। एंड देन क्या हुआ, वो बुक खरीदी भी नहीं थी, बुक उसके पास एक्चुअली परचेस नहीं थी। उस तरह का प्लेन अगर इसमें है पूरा, कमाना कैसे है ऑथर ने, तो उसने क्या बोला, उतारना इस बुक में ही सिखाएंगे, वो अलग बुक है इसके लिए। बेचारा लेना भूल गया, अब वो आसमान में कहां से लेगा। तो क्या हुआ, उसको उतारना आ रहा ही नहीं। अब प्लेन चढ़ा दिया ऊपर, टेक ऑफ कर दिया, चल रहा अच्छे से, सब है इसके अंदर बुक के अंदर, लेकिन लैंडिंग करना नहीं सिखाया उसके अंदर। क्या हुआ, ही
ही इज नोइज अबाउट द प्लेन, ही वाज नोइज अबाउट द प्लेन, ओके। और क्या हुआ, और वहां पे वो प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। क्यों क्रैश कर गया? क्योंकि उसका नॉलेज अधूरा था। इसलिए बोलता जब तक आपको पूरा नॉलेज होता नहीं है, जब क्या इसका ही सिचुएशन क्या होती थी, अगर वो पूरी बुक पढ़ लेता था, पढ़ने के बाद उसको जब दिखता था कि लास्ट में लैंडिंग नहीं है, टेक ऑफ तो है लेकिन लैंडिंग का कोई प्रोसीजर नहीं है, ओके। और फिर दूसरी बुक भी लिखा हुआ वहां पे ऑथर में कि ये बुक खरीदो, वो लेके आता था, लेके आने के बाद वो बुक पढ़ता था, और फिर पढ़ने के बाद दोनों बुक पढ़ने के बाद फिर जो टेक ऑफ करता था, टेक ऑफ करने के बाद जो लैंडिंग करता था, तो उसकी लैंडिंग भी सफल होती थी, और शायद उसको आज उस दिन के बाद से प्लेन चलाना आ जाता था। लाइफ भी वही है, हमारे लाइफ का जो टेक ऑफ है या लैंडिंग है, ये दोनों आना जरूरी है। अगर हमको सिर्फ टेक ऑफ आता है और लैंडिंग नहीं आता है तो वो डेंजरस है। मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा प्लेन चलाओ मत, ये पुरता अपनी लाइफ का। लेकिन अगर लैंडिंग और टेक ऑफ आना आता है और चलाने आता है तो ही प्लेन को हाथ लगाओ और चलाओ। वैसे लाइफ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, पहले उस फील्ड का नॉलेज ले लो। जब तक आपको नॉलेज नहीं आएगा उस फील्ड का, आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। इसलिए शेयर मार्केट सीखना है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो शेयर मार्केट को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो उस पायलट की तरह तुम्हारी हालत हो जाएंगी, जहां पे टेक ऑफ तो करने आता है, चलाने भी आता है, लेकिन लैंडिंग कैसे करना पता नहीं और प्लेन क्रैश कर देता है। एंड दैट्स व्हाई ये एक बहुत गंदा लीगल सट्टा है। अगर आपको नॉलेज है तो ही आप खेलो, नहीं तो नहीं खेलना, समझा? इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं। हम लोग भी आपकी छुट्टियों में 12th के बाद आपको 3 महीने का एक वैकेशन पीरियड के जो आता है ना आपका, जहाँ पे आपका रिजल्ट और क्या आता है एग्जाम के पीरियड, उस पीरियड में स्टॉक मार्केट का कोर्स चलाने वाले नॉन एकेडमिक कोर्स होता है वो। उसमें आपको इतना डिटेल में एक एक चीज इवैल्यूएशन करने को मिलता है कि कौन सी कंपनी का शेयर कब खरीदना, ये सब उसमें बताया जाता है। एक्चुअली कौन से कंडीशन पे कौन सी शेयर का खरीदना, ये सब बताया था उसके अंदर। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारी बातें होती है, आप ऐसे बिना जाने मत करो। आप जो बोल रहे हो शेयर का, वो सेकेंडरी मार्केट था। क्या था वो? कौन सा मार्केट है? अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, वो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आपको पता है कुछ? अगर वो 3 सेशन देख लिया होते ना, शायद इसका जवाब तो आ जाता था। और ये सब मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में समझा दिया है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं वो जो निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो अलग अलग मार्केट है। अलग मार्केट क्या है वो मैं आऊंगा उसकी तरफ भी, लेकिन आज मैं आपको प्राइमरी मार्केट में कंपनी जब अपने शेयर निकालती है तो किस तरीके से निकालती है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं। चलिए, तो जब कोई कंपनी अपने पब्लिक को, यानी हमारी बाटिया कंपनी जब कंपनी बन जाएंगी हेलो, तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पब्लिक से शेयर बेचकर क्या कलेक्ट करना, कैपिटल रेस करना। कैपिटल कौन सा रेस? ओन कैपिटल, ऐसा कैपिटल जो हम वापस देंगे। तो क्या इस तरह अटकने वाला काम है? नहीं है बिल्कुल। पूछो क्यों? एक शेयर होल्डर चाहे तो सेकेंडरी मार्केट में कभी भी अपने शेयर किसी को भी बेच सकता है। जिस सेकेंडरी मार्केट में प्रथम ट्रेडिंग कर रहा है, वैसे ही कोई भी पर्सन की जिसके पास शेयर है वो कंपनी का शेयर होल्डर है और वो कभी भी अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। ओके, लेकिन प्राइमरी मार्केट में जब तक शेयर निकलेगा नहीं, सेकेंडरी मार्केट में बिकेगा क्या वो? तो प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर इशू करने का, पब्लिक को बेचने का तरीका कौन सा है? तो पब्लिक इशू बोलते हैं। क्या बोलते हो? तो प्राइमरी मार्केट के अंदर पब्लिक इशू 2 तरीके से होता है। पब्लिक इशू सुना है? आईपीओ क्या होता है? और एफपीओ देखो, फिर ये हो गया आधा, पता है आधा, तो फिर उसका इंपॉर्टेंस कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, एफपीओ कुछ नहीं होता, आप बताऊंगा ना, सुनेगा तो खुद ही अपने आप। सुनो, आईपीओ और एफपीओ क्या? सुनो, देखो, जब भी कोई न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अब रिया, व्हाट इज इनकॉर्पोरेट? रिया, दोनों में से रिया कौन है? दोनों है। रिया, व्हाट इज इनकॉर्पोरेट? रहना, आप बता दो। कृतिका, देखो ना चाहिए, चलो वो एब्सेंट डे में मानता। आप सेशंस देख के आए बेटा? रिया रहना देख के आए?
हाँ आधे रह गए, 3 तो थे। किनके? हाँ बता बेटा, चल। कृतिका नहीं बता, सुनो। हाँ, व्हाट इज इनकॉर्पोरेट? सुनो, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, रजिस्टर, अभी तक हमारा रजिस्टर चालू है। अरे हमारा अभी तक के रजिस्ट्रेशन चालू है। कौन सी स्टेज में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन? सेकेंड। सेकेंड नाम क्या है? क्यों नाम पड़ा इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही होता है रजिस्ट्रेशन। भाई कंपनी बन जाना। ओके, आज के बाद याद आएगा? आज के बाद मैंने पूछा व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन तो समझ में आएगा, बता जाएगा बेटा? ओके चलो। अच्छा वो आई क्या प्राची? रोएडा आई क्या? नहीं आई। देखो फिर ये बोलती सर हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे को जादू की छड़ी है क्या? नहीं। सुन, प्रथम जब भी कोई कंपनी बन जाती है, आज के बाद मैं क्या बोलूंगा? इनकॉर्पोरेट। क्या बोलूंगा? हाँ, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद एक पब्लिक कंपनी चाहे तो आम जनता से पैसा कलेक्ट कर सकती है। बोलो क्या बेचकर? बराबर कि नहीं? तो जब कोई कंपनी अभी तक के अपने मार्केट में शेयर नहीं निकाला था, फर्स्ट टाइम क्या? फर्स्ट टाइम जब प्राइमरी मार्केट के अंदर जब अपने शेयर निकालने जाती है, जो चर्चा में आती है वो कंपनी क्या थी? वो फैल जाता है चर्चा, रायता फैल जाता है मार्केट के अंदर कि ये कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर निकालने जा रही है। इससे पहले अभी मार्केट में शेयर निकाले नहीं थे। प्रमोटर के पास शेयर होंगे तो होंगे, बाकी तो किसके पास शेयर नहीं थे। अभी तक के मार्केट में कोई शेयर नहीं था उसका। फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर निकालती है, पब्लिक को ऑफर करती है, उस ऑफरिंग को नाम दिया है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। When the newly incorporated company offer its shares to general public first time, that offering to the public is known as initial public offer। और जो कंपनी अपने शेयर में आईपीओ करती है, आईपीओ क्या करती है? वो काफी आपने देखा होगा मार्केट में काफी तरह उसके चर्चा चलते। क्या चलते? चर्चा। पूछो क्यों? इससे पहले वो शेयर थे ही नहीं मार्केट में। एक पब्लिक कंपनी जब पब्लिक को कंपनी बनने के बाद फर्स्ट टाइम अपने शेयर निकालती है, उसको नाम दिया है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब बताओ आईपीओ समझ में आया? अब आते हैं एसपीओ ने क्या? सुनो, फर्दर पब्लिक ऑफर। एक पहली बार जो शेयर निकाले उसके बाद जब भी निकाले तो उसको बोलेंगे एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो सपोज क्या हुआ, हमारी भारतीय कंपनी हमने रजिस्टर किया, उसने ऑथराइज कितना लिमिट रखा था? अपने ऑथराइज कैपिटल की तरह रखा था अपने 50 करोड़ 30 करोड़ पक्का? हाँ। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर मैंने मेमोरेंडम के अंदर लिखा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? प्रथम देखो, शेयर मार्केट के बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लोग दीवाने बैठे हुए हैं भला, लेकिन शेयर मार्केट क्या होता है पता ही नहीं है, चलता कैसे होता है पता ही नहीं है, स्टॉक में क्या अंतर है, शेयर में क्या अंतर है पता ही नहीं है। तो कैसे इंटरेस्ट आएगा? और इंटरेस्ट पता करना है ना तो ये जानो बस, जिसने एसपी जान लिया उसको स्टॉक मार्केट फ्री में आ गया कोर्स, फ्री में। फिर सर वो 3 महीने में आपके सिखाओगे, वो तो एडवांस रहेगा। अरे क्या रहेगा? वो इवैल्यूएशन सिखाएंगे कैसे वर्क करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में एंट्री करते आ जाएगा तुमको एसपी का 11 12 सीखते सीखते। इसलिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है बोलो आपका? एसपी। एसपी सबसे फेवरेट है, मजा आता बहुत सीखने में। सुन देख इधर। हाँ, अब सपोज फॉर एग्जांपल हमारी भारतीय कंपनी थी, हमारी वो तो उनकी जो मैं बना कर था। भारतीय कंपनी ने 30 करोड़ रुपए रजिस्टर किए। अभी 30 करोड़ रुपए कौन सा कैपिटल है? इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच कैन बी रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग शेयर थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। यानी लाइफ टाइम जो कंपनी के शेयर बेचेगी वो 30 करोड़ की बेचेगी। अब कंपनी बन गई और मैंने बोला चलो रे निकालो शेयर पे सही दो, और कंपनी को सही में पैसों की जरूरत भी है, तो कंपनी के पास ऑफर है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर मार्केट में आम जनता को बेच सकती है और उनको मालक बना सकती है। ओके, 100 रुपए दो मालक बनो, 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, जितनी फेस वैल्यू रखी उतनी। हाँ, तो हमने 100 रुपए रखी। अब कंपनी ने सपोज फॉर एग्जांपल पहली बार, अब इनकॉर्पोरेशन बनने के बाद पहली बार जब कंपनी 30 करोड़ में से सपोज 50 लाख के कितने 50 लाख के शेयर निकाल दिया। 50 लाख के शेयर कितने आएंगे? 50,000 शेयर आएंगे ना।
50,000 शेयर्स कितने 100 रुपए वाले जब बेचेगी तो कितना आएगा? 50 लाख रुपए आएगा। आएगा कि नहीं? देखो तो 50 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। पूछो क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो कैपिटल आता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के कैपिटल को एक जन का पैसा नहीं है, बहुत लोगों का पैसा है, इसलिए। ओके, अरे बहुत हिस्से करके आए हुए ना, शेयर हिस्से बांट बांट के कैपिटल आए हुए ना, बूंद बूंद से सागर बनी है। बूंद बोले तो क्या? शेयर का फेस वैल्यू, और सागर बोले तो क्या? ये 50 लाख रुपए जो आएंगे। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा शेयर कैपिटल। हाँ, तो ये 50 लाख रुपए के शेयर जो पहली बार कंपनी बनने के बाद मार्केट में निकाले जा रहे हैं बेचने के लिए, उसको कंपनी बोलेगी आईपीओ। क्या बोलेगी? यानी कंपनी बनते से ही पहली बार जो शेयर निकालते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ। आपके 11th वाले फ्रेंड को नहीं पता है, पूछ लेना आईपीओ का क्या, उसको मार्केट भी नहीं पता कितने मार्केट है। समझा क्या? मैंने क्या बोला, मेरे लिए 11 12 अलग नहीं है। तुम ये 12th में तुमको ये 4 मार्क की शॉर्ट नोट आती है बेटा। हाँ, और जब मैं सिखाता ऐसा हूं, जहां जरूरत है वहीं बेच। अब मुझे मालूम है जब मैंने मार्केट सिखाया ना, पब्लिक को बेचते सिखाया, तो पब्लिक को 2 क्राइटेरिया बेचते, ये भी मेरे को सिखाना भी जरूरी है, इसलिए मैं तुमको अभी ही सिखा देता हूं। समझा क्या? तेरी फ्रेंड कितने पैसे खर्च करके बैठती है ट्यूशन पे? कितनी ट्यूशन की फीस कितनी है? और तेरी बहन, सॉरी कजिन बहन, 50,000 रुपए, 25 है। पूछना आईपीओ क्या होता? समझा? हाँ, अरे आ रहा क्या समझ में? हाँ, हम तो सिर्फ बदनाम हैं, नहीं तो भैया सही कि नहीं? नहीं, वो आजकल क्या बच्चों ने बनाया सर, यहाँ पे थोड़ा बातें करने वाले क्राउड आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ता है। सही कि नहीं? चलो ओके, व्हाट इज आईपीओ आज के बाद याद रहेगा आपको, एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा इसको। ओके क्लियर? अगले महीने आपकी एंट्रेंस टेस्ट है। यस बिल्कुल, आप प्रिपेयर हो जाओ, जितने सब्जेक्ट वो उतने लेंगे। ओके, हाँ, इकोनॉमिक छोड़ के लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, यहां पे होंगी बेटा, 200 मार्क का पेपर होता है, ठीक है क्लियर? और 100 मार्क्स नहीं मिले तो उस दिन आना नहीं, उस दिन को छुट्टी परमानेंट, यहां से टाटा बाय हो जाना। 200 में से 50 मार्क पासिंग है हमारी। अब पासिंग परसेंटेज 50 लिखा हुआ है बुकलेट में, जाओ पीछे, तुमको बुकलेट मिली ना अकाउंट्स की? नहीं मिली है? हाँ, उसके पीछे लिखा हुआ है। हाँ, सब मिक्स आएगा, ओसीएम, अकाउंट्स, एसपी, इंग्लिश, और अगर इको हुआ वहां तक के थोड़ा, तो थोड़ा बहुत इको भी ले लेंगे उसके अंदर। ओके, 200 मार्क के लिए 100 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आधा मिनट मिलता है। चलो आगे बढ़ू। और निगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें, लास्ट से पढ़ना। अभी मैं दिखाऊं कहां पढ़ना है। ओके, समझा? अब क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 को हमारी कंपनी रजिस्टर हुई, 1 जुलाई को हमने 50 लाख के शेयर निकाले फर्स्ट टाइम। 22 को हुई थी, 23 को रजिस्टर हुई थी, कल पिक्चर में 22 को थी ना, अज्यूम करो, अज्यूम करो, अब डेट फिलहाल मत देखो। हाँ, अब क्या हुआ, अब कंपनी को 3 महीने रख के फिर से पैसों की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि पूरा ऑथराइज कैपिटल एक साथ निकाला जाता, जब जब पैसों जरूरत होगी तो उतने ही शेयर निकालेंगे, लेकिन सब शेयर ऑथराइज के अंदर के लिमिट होनी चाहिए, लिमिट, उसके ऊपर की लिमिट नहीं चाहिए। याद है ना आपको? अब बताओ, कंपनी को फिर से 80 लाख रुपए की जरूरत है, तो क्या 2 महीने बाद, यानी कब, जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर को, अब सपोज 1 सितंबर को पैसों की जरूरत हो गई, तो क्या क्वेश्चन रहेगा आपके ऊपर, क्वेश्चन नहीं रहेगा कंपनी अपने शेयर निकाल सकती क्या? क्यों? क्योंकि हमने रजिस्टर कितना किया है, 30 करोड़, अभी निकाले कितने शेयर अब तक? 50 लाख के, यानी और 2.5 करोड़ बाकी है, तो 2.5 करोड़ में से अभी मेरे को 80 लाख के शेयर निकालना है, तो निकाल सकते क्या? तो 1 सितंबर को फिर से कंपनी की इच्छा जागी और कंपनी ने फिर से पब्लिक को बोला, पब्लिक लोगों 80 लाख के शेयर खरीदना है क्या? हम निकाल रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, खरीदो।
जिसको भी खरीदना है तो प्राइमरी मार्केट में फिर से कंपनी अपने फ्रेश शेयर्स, क्या फ्रेश शेयर्स यानी 80 लाख रुपए कैपिटल कलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने निकालेंगे बताओ? 80,000 शेयर्स। जब 100 रुपए वाले निकालेंगे तो 80 लाख रुपए अमाउंट कैपिटल कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो 80 लाख रुपए कैपिटल कलेक्ट करने के लिए एक मिनट ज्यादा कहूंगा, 0 1 2 3 4 हाँ, जब निकालेंगी 1 सितंबर को भी, 1 सितंबर को, तो मार्केट में इसको क्या बोलेंगे बताओ? कंपनी ने क्या किया? आईपीओ किया कि एफपीओ किया? एफपीओ। फिर एफपीओ ने फर्दर यानी पहली बार निकालने के बाद जब भी वो निकाले, जब भी अपने शेयर निकाले, वो एफपीओ रहेगा। क्या रहेगा? एफपीओ। और ये दोनों कौन से मार्केट में होते हैं? प्राइमरी मार्केट में। और किसके लिए होते हैं? पब्लिक के लिए। समझा? तो कौन सी कंपनी चर्चा में आती है? जो पहली बार निकालती है। बाद में क्या वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इन्हें वो तो मालूम है निकले हुए, ठीक है। पहली बार चर्चा में क्यों आते बताओ? इसके पीछे रीजन है, बताओ रीजन क्या है? क्योंकि क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास शेयर आ गए, तुम सेकेंडरी मार्केट में मार्केट वैल्यू से उसको बेच सकते ना, और मार्केट वैल्यू उसकी उसको पता नहीं होती है। पूछो क्यों? अरे अभी तक के मार्केट में शेयर थे ही नहीं ना, वो पहली बार निकलेंगे। लेकिन जब एफपीओ करेंगी तो एफपीओ में मालूम है ऑलरेडी वो शेयर निकले हुए, तो मार्केट में पता है, फिर उनको पुरता कि नहीं लेना वो देख देंगे। सच में किसको किसको नहीं समझा? हाथ बोलो। हाँ ठीक है, मैं क्या क्वेश्चन कर रहा था बताया तुमको? पहली बार छोड़ के कभी भी निकाले एफपीओ, और कंपनी पूरे ऑथराइज कैपिटल के पैसे एक साथ शेयर नहीं निकालती है, आईपीओ बोलेंगे। कंपनी बनने के बाद पहली बार पब्लिक को शेयर ऑफर किए गए, आईपीओ। उसके बाद जब भी ऑफर किए गए, एफपीओ। बस समझा? फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर ने आईपीओ छोड़ के बाकी। प्रथम समझ में आया? प्राइमरी मार्केट क्या होता बता बेटा? अब्सेंट होना ठीक है, हमने तुमको बैकअप नहीं दिया क्या? देखो सही में अगर तुमको 11 12 सीखना है ना, वो 3 सेशन देखे ना शेयर के, बस काम वहीं पे खत्म है पूरा। ठीक है चलो, अब मेरे को लगता है यार कैपिटल क्लॉज बहुत जिक्र हो गया, अब मेरे को बोर करने लगा, छोड़ देते हैं उसको। अब बस जितना नॉलेज तुमको दे पाया, बाकी आगे दूंगा। ठीक है क्लियर? तो व्हाट इज शेयर, व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? क्लियर? ऑथराइज कैपिटल पूरा अमाउंट ऑफ पब्लिक को शेयर एक बार में ही निकाला नहीं जाता है। कब निकालेगा? जब जब पैसों की जरूरत होगी तब तब कंपनी। अच्छा, अब ऑथराइज कैपिटल से एक कनेक्शन है, बोलो क्या? मैंने आपको कहा था मेमोरेंडम एक्सप्लेन इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। यू आर द इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द कंपनी ओनली एक्सप्लेन बाय मेमोरेंडम। बराबर कि नहीं? मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको? अगर तो नहीं याद है इनसाइडर और आउटसाइडर के बारे में, तो कैसे बताऊं? ये ऑथराइज के बेस पर कैसे तुम चलो। देखो, प्रमोटर्स हो जो आगे चल के मेंबर बने, या पब्लिक हो आम जनता जिसको कंपनी मालक बना रही है, सब नोटिस करो ऑथराइज के अंदर के पार्ट है। कैसे? देखो, एंजल कंपनी की इनसाइडर है कि आउटसाइडर है, यानी कंपनी का रिलेशन है कि नहीं उसके साथ, ये उसके शेयर पर निर्भर करता है। इफ एंजल परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, so angel will become a member of the company. And why angel will become a member of the company? Because when the angel purchase share of the company, it is a part of authorized capital. Because share is a part of authorized capital. When the angel gives 100 rupees to the company for purchasing share, so वो किसका पार्ट है? 100 रुपया ऑथराइज का पार्ट है। दैट्स वाई एंजल को मालिकाना शिप मिला, इसलिए क्योंकि उसको ऑथराइज के अंदर वो पार्टिसिपेट करने लगी मेमोरेंडम के अंदर। दैट्स वाई मेमोरेंडम इज डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन इनसाइडर एंड आउटसाइडर रिलेशंस। व्हेन एंजल गिव्स लोन टू कंपनी, so he or she is not a owner because she doesn't contribute in memorandum. नहीं समझा? एंजल ने अगर 2 लाख रुपए दिए
लोन के लिए कह दिया लोन कंपनी को कि मैं तुमको लोन दे रही है लो, तो क्या वो ऑथराइज का पार्ट था क्या? नहीं। लेकिन एंजल ने जब शेयर खरीदा 100 रुपए का भी, तो वो क्या बन गई? ऑथराइज का। दैट्स व्हाई ऑथराइज मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आउटसाइडर और इनसाइडर का रिलेशन दिखाता है, कौन इनसाइडर है और कौन आउटसाइडर है। लोन होल्डर, क्रेडिटर्स, जो कंपनी को लोन देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? और कंपनी के अंदर जो ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं शेयर खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं मेंबर या शेयर होल्डर। शेयर होल्डर द पार्ट ऑफ ऑथराइज, बट क्रेडिटर आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑथराइज। दैट्स व्हाई मेमोरेंडम एक्सप्लेन इनसाइडर एंड आउटसाइडर रिलेशनशिप। ये बात किसको नहीं समझी, बिंदास हाथ ऊपर करो। मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं बताने वाला। हाँ, क्या बताओ, क्या नहीं समझा? देखो, शेयर खरीद कर एंजल क्या बनेगी? कंपनी की मालक। कौन बनेगी? वो मालक क्यों बनी? क्योंकि उसने ऑथराइज के अंदर कंट्रीब्यूट किया। कैसे? जो कंपनी शेयर निकालेगी वो किसके लिमिट का पार्ट है? ऑथराइज का। बराबर कि नहीं? अब 100 रुपए दो या 1000 रुपए दो, तुम इनडायरेक्टली किसके लिमिट में अंदर आ रहे हो? ऑथराइज के। इसलिए आप कंपनी के मालक बने। वो मालक क्यों बने? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल कहां मेंशन किया गया? कौन से क्लॉज के अंदर? कैपिटल क्लॉज के अंदर। अब समझा? तो कौन मालक है, कौन बाहर वाला है, ये सब एक्सप्लेन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब बस हो गया, बस इतने में इतना ही मिलेगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बताओ कैपिटल क्लॉज समझ में आया? हेलो, कैपिटल क्लॉज समझ में आया बच्चा लोग? चलो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लॉज, वो है लायबिलिटी क्लॉज। सो व्हाट इज अ लायबिलिटी क्लॉज? जो प्राइस से प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचने निकालती कंपनी, उसको बोलते हैं इश्यूइंग वैल्यू। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। वो आगे बताएंगे, अभी नहीं, आगे बताएंगे। सब समय आन दो, सही समय पे सही तीर मारना पड़ता, नहीं तो गलत जाएगा। एक सही शिक्षक वही होता है जो सही समय पे हर चीज बताए, न पहले न बाद में। पहले बताया तो कोई वैल्यू होती नहीं है, और बाद में बताया तो भी उसकी वैल्यू होती नहीं है। सही समय पे सही तीर मारना पड़ता है। जब समय आएगा तो आपको बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं है उसका समय। चलिए अब हम यहां बात करते हैं व्हाट इज द लायबिलिटी क्लॉज। दिस क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम स्टेट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। इट मींस व्हाट? लायबिलिटी क्लॉज एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, and in public company the liability of the members यानी shareholders is limited up to the face value of the shares held by them। अब सर ये क्या है? इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब बताओ हम लोग कौन सी स्टेज पे हैं? हम लोग पहली स्टेज पे है। कौन सी स्टेज पे है मेरे प्यारे बच्चों? और मेमोरेंडम ड्राफ्ट कर रहे हैं। मेमोरेंडम के अंदर टोटल इंफॉर्मेशन कितने क्लॉजेस में डिवाइड की गई है? 6, और 6 में से मैंने 4 क्लॉजेस समझाना तुमको दे दिया है। कौन कौन सा बताओ मेरे प्यारे बच्चों? नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, हाँ नेम क्लॉज हो गया था अपना, एक में एड्रेस क्लॉज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कैपिटल भी हो गया। ठीक है, अब लायबिलिटी क्लॉज पढ़ा रहा हूं। अब से लायबिलिटी क्लॉज तो 4th नंबर पे है, कैपिटल क्लॉज 5th नंबर पे है। फिर आपने ऐसे क्यों पढ़ाया? मैंने आपको बताया था कैपिटल क्लॉज आ गया तो लायबिलिटी क्लॉज फ्री में आ जाता है, मेरी गारंटी। हाँ चलो रुकना, पहले ये तो पढ़ाऊं भाई। हाँ रुक जा। चलो अब व्हाट इज द 6th लायबिलिटी क्लॉज? सुनो, इस क्लॉज के अंदर ओनर की इंटरनल लायबिलिटी रहती है। अब याद करो, मैंने आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी बताई है। अनलिमिटेड, ये मैं फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, ओनर्स इन्वेस्टमेंट। एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप के अंदर, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट, द लायबिलिटी ऑफ द ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। क्या है? बराबर कि नहीं? और अनलिमिटेड के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है, इसके ऊपर काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है मेरा पीछे, जब मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म पढ़ाई थी, याद करो तो। याद है आपको? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है कि एक मालक अपने दुकान के अंदर कितना भी आन दो, पैसा आन दो, लगा दिया, कोई मनाही नहीं है, जैसे सोल ट्रेडर करता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सोल ट्रेडर की लायबिलिटी कैसे होती है? लेकिन पार्टनरशिप के अंदर डिपेंड करता है डीड। अगर डीड साइलेंट है तो अनलिमिटेड, और अगर डीड साइलेंट नहीं है, आप लायबिलिटी लिख रहे हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर बना रहे हो। अगर आप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप याद करो, बताता लिमिटेड पार्टनर्स,
आप बना रहे हो पार्टनरशिप की फर्म, तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। और एक बार किसी मालक की दुकान के अंदर लायबिलिटी लिमिट होती है तो इसका मतलब दो मतलब है कि सुनो, पहला एक तो उनकी लायबिलिटी सेपरेट होती है, सेपरेट क्या होती है, ज्वाइंट नहीं होती है, और दूसरा वो कितना भी पैसा अपने दुकान को लगा सकते नहीं है। उसी प्रकार एक कंपनी के अंदर मालक कौन, शेयर होल्डर्स कौन है, क्योंकि प्रमोटर भी आगे चल के शेयर होल्डर बनेंगे, हेलो, और जो पब्लिक है जिनको शेयर बचेंगे वो भी क्या बनेंगे, शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी के अंदर हर एक कॉमन पीपल की इन्वेस्टमेंट शेयर में मेजर होती है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, बताया हो कि नहीं, बता लो, बताया पूरा है भैया, बेईमानी कुछ नहीं करता मैं। सुनो एक मिनट पूरा होने दे। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर जो मालक है यानी शेयर होल्डर यानी मेंबर और शेयर होल्डर में कोई अंतर होता, शेयर होल्डर मेंबर अदर नाम है, दो अलग नाम है, काम एक ही है, मेंबर बोलो या शेयर होल्डर बोलो, बात एक ही होता है। हाँ, तो पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर है कौन है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रखी गई है लॉ ने। पूछो क्यों, लॉ इज ऑलवेज फॉर जस्टिस, करता कि नहीं। सुनो, अनलिमिटेड रखी होती थी अगर, तो यहां पे क्या होता था, सुनो क्यों अनलिमिटेड नहीं है और लायबिलिटी लिमिटेड क्यों है, उसके दो रीजन है। पहला, एक तो कंपनी आपसे अनगिनत पैसे मांग सकती नहीं है, वो कंपनी आपसे उतने ही पैसे मांग सकती है जितनी आपके पास शेयर्स हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, सपोज समझने वाली बात है, समझो इस चीज को। देखो अब मैं तुमको कुछ कहानी में और ट्विस्ट दे रहा हूं, और ट्विस्ट, जिसने ये 4-5 सेशन देख लिए उसको फ्री में पूरा एसपी आ गया। मैं तो बोलूंगा पूरा खेल ये 4-5 सेशन में आने वाले और पीछे के जो हो गए, बस 11th भी और 12th भी आपका यहीं पे हो गया कंसेप्ट में, बताना क्लियर में। और सिर्फ एसपी नहीं हुआ, अकाउंट्स भी हो गया। पूछो क्यों, आपको इशू ऑफ शेयर पे एक टॉपिक अकाउंट्स पे, इसलिए शेयर समझना बहुत जरूरी है। हाँ सुनो क्यों, देखो सपोज फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी बनी, हमारी भी तो भारतीय कंपनी बनी, मैंने बना के दिया, मैं कंपनी का सेक्रेटरी कौन हूं, मैं अभी वकील हूं, कंपनी बनने के बाद सेक्रेटरी नियुक्त करने वाले मुझे वो। हमारी कंपनी को 50 लाख रुपए की जरूरत है, कंपनी ने 50,000 शेयर निकाले। अब 50,000 शेयर जब कंपनी पहले ऑफर करेगी, ऑफर करने को बोलते हैं इशू, क्या बोलेंगे इसको, याद रहेगा। हाँ 100 रुपए वाले शेयर है, ये क्या है उसकी, हम कितनी भी रखते हैं, ओके 100, 10, 50 कम रखेंगे तो रीचिंग बढ़ेगी, और कम रखेंगे तो रीचिंग बढ़ेगी। देख इधर, मैं स्टॉक और शेयर में आज तुमको अंतर बता रहा हूं क्या होता है, और आज के बाद तुम बता पाओगे फिर। और ये स्टॉक और शेयर में अंतर बताते मैं लायबिलिटी क्लॉज भी खत्म करूंगा, और आपका इनडायरेक्टली 12th का अकाउंट्स के अंदर जो पढ़ाना होता है शेयर के बारे में थोड़ा बहुत टॉपिक है, वो भी अभी के अभी खत्म करूंगा, ध्यान दो। हाँ सुनो, अब क्या हुआ, इस 50,000 शेयर में पहले अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई यानी शेयर होल्डर को शेयर कंपनी डायरेक्ट नहीं, पहले अप्लाई करना पड़ता। वो प्रोसीजर क्या होगा, जिसको हम कैसे कंपनी शेयर निकालती है और कैसे शेयर होल्डर को शेयर खरीदना है प्राइमरी मार्केट के अंदर, उसकी प्रोसीजर आपको सिखाई जाएंगी। अब मैंने एक क्वेश्चन रिपीट किया, चल बता क्या बता मैंने, प्राची नहीं, अरे बेटा देखो सर, अब 50,000 प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर, एक कंपनी अपने प्राइमरी मार्केट में कैसे शेयर बेचती है कॉमन पीपल को, इसका प्रोसीजर आपको लॉ के हिसाब से सिखाया जाएगा आगे आने वाले सेशन में, अभी फिलहाल इसका टेंशन लो मत। अब क्या होगा, इसमें से 50,000 शेयर में से सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलो मानवी ने 40 शेयर्स की डिमांड की, कितनी की, अब 40 शेयर्स की डिमांड की, 100 रुपए का एक शेयर है, तो बताओ कंपनी के पास उसको कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। तो 40 शेयर के 100 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए वो शेयर कैपिटल में पार्टिसिपेट करेगी, बराबर कि नहीं, अरे बराबर कि नहीं। हाँ अब कंपनी के अंदर ये मानवी कौन बन गई, कंपनी की शेयर होल्डर। एक भी अगर शेयर खरीदा तो शेयर होल्डर 40 खरीदे, शेयर होल्डर 100 खरीदे, शेयर होल्डर 1000 खरीदे, तो भी शेयर होल्डर मालक।
मैं इसको दूसरा नाम बोलता हूं मेंबर। नाउ मानवी बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, भाई बराबर है, मालक है। अब कंपनी आजीवन काल में कमाएंगी, जब तक उसके पास शेयर है वो भी कमाएंगी साथ में, बराबर कि नहीं, प्रॉफिट कमाएंगी, वो भी प्रॉफिट कमाएंगी। ओके, अब सुनो, अब वैसे क्या होता है नॉर्मल बिजनेस में, जब वेनेवर दुकान वांट्स रिक्वायर्ड कैपिटल, वेनेवर फर्म रिक्वायर्ड कैपिटल, तो वो मांगता है मालक से, ला पैसे ला, वाला पैसे ला। जब भी दुकान खड़ा होके पैसा लेंगे, मालिक पे पैसा ला, हाथ खड़ा करता, तो उसको पैसे मालक को देने पड़ते, ला ले ले, बराबर कि नहीं। क्यों? क्योंकि जनरली जो बाकी दुकानें होती है ना कंपनी छोड़ के, उसमें मालक की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्या है? और अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या कहती है कि एक मालक अपने दुकान के अंदर कितना भी पैसा लगा सकता है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रहा है? कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। कंपनी को अगर पैसों की जरूरत है तो वो शेयर होल्डर से कितना भी पैसा नहीं मांग सकती है। एक शेयर होल्डर कंपनी को सिर्फ उतना ही पैसा देगा जितने उसके पास शेयर होल्डर है। अगर मानवी के पास 40 शेयर है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो मानवी का मैक्सिमम कैपिटल 4000 रुपए है। अब अगर दुकान को यानी कंपनी को कितनी भी अर्जेंसी है कि पैसे चाहिए दे, तो भी वो न मानवी से 1 रुपया भी नहीं मांग सकते ज्यादा की इसके ऊपर की लिमिट की। हाँ, कंपनी जब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी फर्दर, वो पब्लिक को फिर से शेयर निकालेंगे। उस पब्लिक में अगर मानवी ने फिर से शेयर खरीदे, अप्लाई किए, उतने पैसे वो मांग सकती है। किससे? मानवी से। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल का देने का उद्देश्य ये है, in company each member, the liability of the each member is limited up to the face value of the share held by them। जितने का एक फेस वैल्यू है कंपनी पर शेयर का, उतना ही पैसे आप मालक उससे मांग सकती। आप मालक हो तो अनगिनत दो, ऐसा चलता नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं है कंपनी के अंदर। That's why the liability of the each member is limited up to the face value of the share held by them। एक मालक से कंपनी चाहे या ना चाहे वो इतने ही पैसे मांग सकती जितने उसके पास शेयर है और जितना का एक फेस वैल्यू है। यानी अगर मानवी के पास 40 शेयर है और 100 रुपए का फेस वैल्यू है, तो मैक्सिमम कैपिटल मानवी से वो कितने मांग सकती? अब अगर कंपनी को एक मेंबर से 4 लाख की जरूरत पड़े तो भी वो नहीं मांग सकती, और ना ही मानवी लायबल है उसको देने के लिए। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का जलवा। क्या बोलते हैं इसको? अब क्यों रखा गया है, तो अब मैं इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। लॉ इज ऑलवेज फॉर जस्टिस। बोलो मेरे साथ, लॉ इज मेड फॉर जस्टिस। ओके, लॉ बनता ही जस्टिस के लिए। और कंपनी क्या है? बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो लॉ ने बनाया तो जस्टिस तो रहेगा ही रहेगा भैया। ओके, अब सुनो क्यों। देखो क्या होता था, अगर पार्टनर शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रखी जाती थी, तो एक तो कभी भी मुंह मारती थी, ए शेयरहोल्डर पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, हमको पैसा चाहिए। कौन मांगती? डायरेक्टर। कि कंपनी के चालक और मालक अलग होते हैं। कंपनी चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन मालक सब होते हैं, हर पर्सन शेयरहोल्डर होता है, बराबर कि नहीं। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसको दिया है? बोर्ड ऑफ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए हर एक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रखी गई है पब्लिक कंपनी के अंदर। बराबर कि नहीं? अरे बराबर कि नहीं? हाँ, अब उसका बेनिफिट क्या है सुनो। जब किसी दुकान के अंदर मालकों की लायबिलिटी लिमिटेड रखी जाती है, तो उनकी लायबिलिटी जॉइंट में नहीं होती है, सेपरेट होती है। सेपरेट ने क्या कि कल को अगर कंपनी का एक्सटर्नल लायबिलिटी बहुत बढ़ गया कि कंपनी इज अनेबल टू रिडीम द फुल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? बोलो प्यारे बच्चों, क्या होता है? बाहर का कर्जा। दुकान के अंदर 2 टाइप के कर्जे होते हैं, मालक का पैसा, बिजनेस के अंदर फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, इंटाइटी कंसेप्ट याद करो। और बाहर का कर्जा कर्जा ही होता है, मतलब ना कर्जा तो कर्जा होता है, लायबिलिटी होती है। ओके सुनो, तो क्या होता है अगर पार्टनर्स शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड रखेंगे, तो डायरेक्टर क्या करेंगे? कंपनी के नाम से बाहर से बम कर्जा लेते आएंगे, कर्जा लो 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 लो, और यहां से लेके फाड़ी विजय माल्या जैसे। और विजय माल्या जैसे फाड़ी हो गए डायरेक्टर, अगर फाड़ी हो गए यहां से, है ना, तो अब बताओ जो जो क्रेडिटर्स है कंपनी के, उन्हें
वो तो बेचारे शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट पे अटैक करेंगे। जॉइंट लायबिलिटी हुई तो क्या हुई? अरे भाई अगर कंपनी का सब कुछ बेच बाच के भी अगर क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ, कर्जदारों का पेमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेंगे, तुम मालक थे ना, चलो तुम्हारा घर बेचो, दुकान बेचो। फिर कोई भी कॉमन पीपल क्या बोलेंगे, अरे बाप रे 100 रुपए का शेयर का खरीदा, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हो गया मैं? क्यों? वो 100 रुपए का शेयर भारी नहीं पड़ा उसको भारी क्या पड़ा कि जो कर्जदार है उनका दुकानें बेच रहे, ये बेच रहे, ये शक्ल देख रही कि मैं कहाँ फंस गया, ये तो फंसने वाले काम हो गया होगे। ऐसे कॉमन पीपल नहीं फंसने चाहिए, इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर की रखिए। और एक बार अगर लायबिलिटी लिमिटेड रखी ना मेंबर की, तो उसका बेनिफिट क्या है कि अगर कंपनी का कर्जा कितना भी रह गया, उसकी सारी एसेट बेच भी दोगे, तो भी अगर कर्जा रिडीम नहीं हुआ तो भी पर्सनल ओनर्स के एसेट्स पे अटैक नहीं होता। वो उतना ही पैसा जाएगा जितना उनकी इन्वेस्टमेंट लगी है, बस उससे ऊपर वो 1 रुपया भी ले सकते नहीं। जैसे कंपनी का कर्जा हो गया 50 करोड़, कंपनी के पास सब बेच बाच के देने के लिए भी 5 करोड़ है, कंपनी का कर्जा है, बाहर कर्जा 6 करोड़ कितना है, और कंपनी के पास सब बेच बाच के 5 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल गई है। तो बताओ अगर लिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर्स की, तो क्या कंपनी के क्रेडिटर्स यानी कर्जदार क्या शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट पे अटैक करेंगे? क्यों? क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ ओनर्स एंड कंपनी आर सेपरेट एंटिटीज। क्या बोलेंगे इसको? लीगल स्टेटस एंजॉय करती है। मैंने आपको जब कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ाया था तो मैंने कहा था, याद करो क्या कहा था, बोलो कि कंपनी और कोऑपरेटिव लीगल स्टेटस एंजॉय करती है, क्योंकि लॉ कानून इंडियन लॉ कंपनी और मालकों को अलग अलग देखती है, जॉइंट में नहीं देखती है। इसलिए अगर कंपनी कर्जा बहुत बढ़ भी गया तो भी शेयरहोल्डर्स के पर्सनल एसेट पे अटैक होगा नहीं। उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार कहां आके अटक गए, इस ऐसे तो फिर शेयर में कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं पैसा, इसीलिए लायबिलिटी लिमिट रखी है। अब समझा कॉमन सेंस क्यों है? पक्का आज के बाद तो बताओ, आज के बाद शेयरहोल्डर की लायबिलिटी कैसी है? शेयरहोल्डर मालक जो है वो कितना पैसा कंपनी को दे सकता है? अब मैं अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं सपोज मानवी कंपनी की शेयरहोल्डर है हमारी, अब मानवी को बम पैसा आ गया, बम पैसा, तो भी चाहकर भी वो कंपनी को अनगिनत पैसे दे पाएंगे क्या? जितने उसके पास शेयर है वो उतने ही देंगे। समझा आपको? अब मानवी बोलती नहीं मैं तो करोड़पति हूँ भैया, 40,000 में क्या होगा, तुम एक काम करो मेरी तरफ से 40,000 ले लो, तो शेयर कंपनी बोलेंगी नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे? क्यों? कंपनी अपने मन मुताबिक कुछ नहीं करती, इट्स आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, जितने आपका शेयर है आप उतना ही पैसा दो, हमको उससे ऊपर चाहिए नहीं, आप अमीर हो गरीब हो तुम देखो क्या है। समझा? क्लियर? पक्का? ओके। इसलिए शेयर मार्केट जो बनाया हुआ है एकदम फ्रेंडली बनाया हुआ है, ये लायबिलिटी देकर। कौन सी वाली? लिमिटेड लायबिलिटी। और ये लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम मेमोरेंडम के अंदर लिख रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। जितने इस पास शेयर है उतने पैसे दो, खत्म शेयर। उसके बाद 4,000 शेयर है, तेरे पास 40,000 शेयर है, तो देखो 40,000 शेयर के पैसे लेंगे ना भैया हम। समझा? इसके पास 4 लाख शेयर है तो 4 लाख शेयर के पैसे लेंगे। जितने तुम्हारे पास शेयर होल्ड क्या है वो इतना पैसा दो, 100 रुपए के हिसाब से। समझा? क्लियर? उससे ऊपर नहीं मांग सकते, उससे ऊपर नहीं। समझ में आया ना? आगे बढ़ू? नहीं बढ़ूंगा। पूछो क्यों? अब तुमको कहानी में क्विज दे रहा हूं, सुनो। जब भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर निकालती है, 100 रुपए तो मालक बनो, ऐसा बोलती है, बोलती कि नहीं? तो अब मैं तुमको एक कहानी में ट्विस्ट डालूंगा कि 100 रुपए भी पूरे एक साथ नहीं मांगती, टुकड़ों में मांगती है। अब सही तो 100 रुपए मालक बना रही, उसमें भी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, यस इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है। अब वो इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करते करते तुम्हारे 12th के अकाउंट्स में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 8 मार्क का टॉपिक आता है कंपलसरी, वो कवर कर रहा हूं, नाम है इशू ऑफ शेयर। सर यहां पढ़ना जरूरी है? यस। अब जब बात हुई है लायबिलिटी की, फेस वैल्यू की, तो यहां पे ही पढ़ना पड़ता भैया। सुनो अब क्या है, पहले बताओ यहां तक के पूरी पिक्चर क्लियर है?
कोई डाउट नहीं है? रत्ती भर भी डाउट नहीं है? ठीक है, जो रेगुलर है उनको डाउट नहीं होंगे, जो कभी कभी आने वाले बच्चे उनको तो हम गिनती में गिनते भी नहीं है। भाई अधूरी पिक्चर में आऊंगे तो कहां से आएगा? हाँ, श्रद्धा को समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सुनो, ये इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट नाम भी है बोला, सुनो क्यों होते हैं। अब मैं आपको इनडायरेक्टली शेयर ऑफर कैसे किया जाता है पब्लिक से, एक काम करता हूँ वहां से कहूंगा, रहने दो फिलहाल, छोड़ो, स्किप स्किप। नहीं बेटा, प्रोसीजर में सिखाऊंगा ना, आने वाला है। अभी कंपनी पहले फॉर्म होने दो, बहुत टाइम हो गया, कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई अब तक, तो मेमोरेंडम खत्म करना है आदमी को। चलो हाँ आगे, क्लॉज नंबर 6, एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। लिख, मेमोरेंडम के अंदर कितने क्लॉज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये क्लॉजेस क्या है? टोटल इंफॉर्मेशन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट नोन एज क्लॉज है, सिंपल। और मेमोरेंडम क्या है बोलो? फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। बोलो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, कंपनी को फॉर्म करने वाली डॉक्यूमेंट है भाई। सुनो अभी प्राची, 5 क्लॉज क्लियर है? कौन कौन से बता? नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी और कैपिटल। अच्छा, कैप लायबिलिटी क्लॉज कितना जल्दी हो गया पूछो क्यों? फेस वैल्यू वगैरह तुमको पता था, इसलिए पता था कि 5वां क्लॉज पढ़ो, 4था क्लॉज अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। देखो चलो, व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन क्लॉज? सुनो, दिस क्लॉज provide detail of the first subscriber of the company. It's contained like name, number of shares, signature, residence and other fact of the first subscriber. In case of public company, the memorandum must be signed by at least 7 members, whereas a private company at least 2 subscriber, and in case of OPC it must be signed by at least 1 subscriber. अब ये क्या है सर? सुनो, मैंने कुछ बताया नहीं अभी तक, मैंने तो अंग्रेजी पढ़ा और मेरे को मालूम है इंग्लिश तुम्हारे ऊपर से जानी होती है ना? सही कि नहीं? अब समझ में आ जाएगा। सुनो, 6वां क्लॉज क्या बोलता है? एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज को दूसरा नाम है सब्सक्राइबर क्लॉज। सुनो क्या होता है ये क्लॉज? पढ़ाते पढ़ाते तुमको मैं छुट्टी दे दूंगा बस, आज हम मेमोरेंडम खत्म कर देंगे पूरा। और देखो, मेमोरेंडम पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपका फॉर्मेशन भी शुरू किया हुआ है, और उसी को पढ़ाते पढ़ाते शेयर मार्केट वगैरह वगैरह सब पढ़ाते गया मैं। हाँ, टॉपिक के अंदर टॉपिक खोलते गया मैं, तरह मैं क्लियर। हाँ सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो जरा, बहुत जरूरी है अभी। हाँ सुनो, हाँ देखो, सिंपल बोलूंगा, सिंपल, चलो घुमा फिरा के नहीं बोलूं क्या? सब्सक्राइबर क्लॉज यानी मिनिमम बहुमत। मिनिमम बहुमत, बहुमत सुना राजनीति में वर्ड, पॉलिटिक्स में गद्दी बचाने के लिए बहुमत लगता ना, वैसे ही कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए बताओ? अरे भाई, एक कंपनी बनाने के कितने मेंबर लगते? कम से कम पब्लिक में 2, प्राइवेट, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। आरओसी को बताना पड़ता है हमारे पास मिनिमम मेंबर्स है, बस साइन मारो, कोई भी इसमें साथ में 2 लोग या 1 लोग, मिनिमम बहुमत, सिंपल। नहीं समझा तुम लोग? देखो, अब ये भाटिया कंपनी कहां से आई थी? पार्टनरशिप फॉर्म से। ऑलरेडी 50 मेंबर भरे हुए प्रमोटर्स, जो आगे चल के क्या गद्दी लेने वाले, उसमें से कुछ बनेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिलेक्ट कर दिया दोनों, याद करो, और बाकी बनेंगे मेंबर। क्या बनेंगे? तो हमको आरओसी को बताना है कि भैया हमको पब्लिक कंपनी बनना है, तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए। हमारे पास 7 लोग हैं। अब आरओसी तुमको दिखाएगा तो नहीं, आओ मेरे पास, वो डॉक्यूमेंट में मांगता। क्या मांगता? क्योंकि लॉ हमेशा आई विटनेस नहीं मांगता, वो रिटर्न में मांगता। क्या मांगता? तो मेरे पास कम से कम 7 लोग हैं, ऐसे कैसे बताऊंगा उसको? तो एसोसिएशन क्लॉज में लिखना पड़ता है 7 के नाम, कम से कम 7 लोग हमको चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, वो है हमारे पास, मिनिमम बहुमत है हमारे पास, हमारी सरकार बनेगी। समझा आपको? क्लियर? वैसे हमारी कंपनी को फॉर्म करना है तो मिनिमम मेंबर जितने चाहिए, लॉ ने जितने रिक्वायर्ड है उतने हमारे पास है। ये कैसे मालूम पड़े लिखत में? तो कौन से क्लॉज में लिख के देते हम लोग उनको? एसोसिएशन क्लॉज। अब मैं वकील है ना, अब मैं क्लॉज नंबर 6 में लिखूंगा, मैंने इन 50 नालायकों को बुलाया, प्रमोटर्स को मिला, नालायकों प्रमोटर्स, हाँ हाँ, और मैंने बोला इसके अंदर हमको कम से कम कोई भी 7 लोग चाहिए,
तो नील बोलता है सर काय के लिए 7 लोग? बोला हमारे पास मिनिमम बहुमत है कंपनी फॉर्म करने के लिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। ये कैसे मालूम पड़े? लिखत में देना पड़ेगा आरओसी को। और वो लिखत में किस में देंगे, कौन से क्लास में देंगे? बोल। एसोसिएशन का मतलब ही तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल। अब समझ में आया आज की बात? तो बता एसोसिएशन क्लॉज में तो क्या, मिनिमम बहुमत, जितने कंपनी को फॉर्म होने के लिए चाहिए पर्सन, उतने हमारे पास है, उनका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। क्या क्या लिखेंगे बताओ? तो यहाँ पे कम से कम कोई भी 7 लोग चाहिए। अब मैंने बोला 50 लोगों, किसका नाम है? 7 लोग का बताओ, कम से कम 7 लोग चाहिए यहाँ पे। नंबर बोल पहला। तो बोला, उन्होंने बोला सर एक काम करो ना, उन्होंने बोला एक काम करो, शांत बैठ रहे। हाँ, उन्होंने बोला एक काम करो सर, जो डायरेक्टर बने डायरेक्टर उनके नाम लिख दो। अरे वैसे भी तो कंपनी आखिर में, और जरूरी के डायरेक्टर का नाम जरूरी नहीं है, कोई भी 50 से 7 चलेंगे, कोई भी नाम। अरे बस ये दिखाना है कि हमारे पास बहुमत है कंपनी बनाने के लिए। हम लोग ऐसे ही नहीं है, 7 लोग हैं हमारे पास कम से कम। कंपनी फॉर्म होने के लिए, पब्लिक कंपनी फॉर्म होने के लिए कितने लोग चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम? आन दो, जितने आते हैं आन दो, अनलिमिटेड। ओके, प्राइवेट के लिए 2 और मैक्सिमम 200। ओके, समझा? और 1 पर्सन के लिए 1 मैन शो। क्या रहेगा? हाँ, समझा? क्लियर आपको? हाँ, चलो। तो अब नाम कोई भी 7 ले लो, उठा के ले लो। अब मैंने लिखा पहला नील, दूसरा, अरे 7 प्रमोटर कौन थे? हर्ष और सार्थक। नहीं, सार्थक तो भाई था ना रे। नहीं नहीं, शेयर होल्डर चाहिए, प्रमोटर्स। रुको रे भाई, वो डायरेक्टर में किसको किसको उठाया था उसने? अपन ने परी को था ना, परी भी डायरेक्टर, परी। और अरे कोई भी 7 नाम बताओ। धीरज भी था। और गर्ल्स में कौन कौन था? भूमि, भूमि और सरिता। और एक नाम दो कोई भी बस। हाँ, कौन था? निखिल था? डालो निखिल। अरे वो भाई तो था ना, भाई तो था ना वो पिक्चर में। भाई कौन कौन था? जॉइंट इन द फैमिली में कौन कौन था? कृतिका, सार्थक, हर्ष और मनीष, हिमेश। बस ना, पास है ना? ठीक है। ए उनमें से नहीं है, उनमें से नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो बिखर गए ना भाई। हाँ, 7 नाम हो गए। उनका एड्रेस, नाम पूरा आएगा, नेम यहाँ पे आएगा, उनका एड्रेस, और उनके पास कितने शेयर्स है, कितने शेयर्स है वो भी लिखना पड़ेगा। अब बताओ, एक की इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी ना, तो 10 लाख रुपए, 100 रुपए का एक शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे? 1000, 10,000। तो 10,000 शेयर्स, 10 रुपए वाले ना, 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, ऐसे 10-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है की कैपिटल। अरे प्रमोटर्स का कैपिटल लगा हुआ है ना ऑलरेडी। चालू दुकान को कंपनी बना रहे, नई दुकान को नहीं। पार्टनरशिप से आई हुई दुकान थी ना अपनी, भाटिया। हाँ, याद है ना कुछ पिक्चर? पूरा पिक्चराइज वेस्ट बता रहा हूं, इससे सिंपल कहीं आएगा ना। बुक खुलवाया ना कुछ खुलवाया। हाँ, अब 10 लाख रुपए एक का है शेयर कैपिटल, ये बस लिखते गए उनके बाजू में। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, सॉरी एसोसिएशन क्लॉज। बोलेंगे इसको हम? हाँ, और नाम है ना एक और, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। हाँ, यानी मिनिमम मेंबर्स हमारे पास है, बहुमत है, उन्होंने शेयर भी लिए हुए हैं। ओके, कोई भी 7 नाम दो और इनके साइन करवाया कि हाँ तुमने लिखो भाई इधर साइन करो। फिर साइन भी किया उन्होंने कि हाँ हमारा बहुमत है, हम मेंबर बनने वाले हैं कंपनी के अंदर। तो मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर्ड है और कंपनी के पास है, ऐसा कौन दर्शाता है? कौन सा क्लॉज? बोलो। सिंपल। अच्छा, अब मैं सुनो, एक मिनट ध्यान दो। अब ये तो मैंने पढ़ा दिया, इसके अलावा तो वो एक सरप्लस बात बता रहा हूँ, सुन लो। जैसे कि मैंने कहा था कि जो कंपनी के चालक है, चालक कौन है? कंपनी चला रहा कौन है? गाड़ी हमारी बोर्ड ऑफ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? यही मेंबर से आए हुए 7-8 लोग, 8-9, कितने बनाए थे उसने पहले? 10 प्रमुख है ना। दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स। क्या बोलेंगे उसको हम?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नथिंग, दे आर द मेंबर्स ऑल्सो, बट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स। आज समझा क्या? कंपनी चलाने की हर किसी को देंगे तो कंपनी चलेगी नहीं अच्छे से, इसलिए कंपनी के कुछ लोग मुंह पे बढ़ाते, बोलते सारे डिसीजन तुम ही लो सभी मेंबर के बिहाफ में। अब सर ऐसे तो दो बातें सिखा रहा हूँ, समझो। अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ दो बातें, समझो। आपको एमसीक्यू में आएगा, फिर नहीं बोलना सर ने हर चीज पे इंटरव्यू ली है, क्योंकि आपका 200 मार्क का पेपर बन चुका है। सुनो, ध्यान दो। अब सर हैरानी की बात है, लाखों लोग कंपनी के अंदर मालक बनते हैं, चलाते चुनिंदा 8-10 लोग ही, तो ये तो फ्रॉड कर सकते हैं। लॉ इज मेड फॉर, तो लॉ बैठा है ना। सुनो, अब वो उसका एक जलवा है, सुनो सुनो, फ्रॉड चाह कर भी नहीं कर सकते। कब तक? जब तक शेयरहोल्डर्स की ब्याह में एक पर्सन लॉयल्टी मेंटेन रखता है। और वो कौन है? सुनो, अब मैं एक नए पर्सन का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, और वो पर्सन है ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्या बोलूं? ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर, ऑडिटर लिखो। अभी ऑडिटर कौन है सर? जो कंपनी का इंडिपेंडेंट ऑडिट करता है। और ऑडिट कंपनी का कौन करता है? सीए। उसके लिए आपको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। Who is auditor? सुनो, auditor is a person who checked all the vouchers in detail, analytical way से। समझा नहीं सर? सुनो, ध्यान दो। देखो, जब कोई कंपनी के अंदर बिजनेस चलता है तो बिजनेस का हिसाब किताब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। कौन करता है? कंपनी कैसे साल भर चली, हर साल एक इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी को, चाहते हुए भी ना चाहते हुए। और वो पर्सन है तो कंपनी का एम्प्लॉय। कौन है वो? पगार लेगा कंपनी से, लेकिन उसको कोई बर्डन नहीं कर सकता। वो फ्रीडम होके, इंडिपेंडेंट होके, वो कंपनी की एक एक एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, जो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं ना सब लोग, ये डायरेक्टर कि ये खर्चा किया, ये किया, वो किया, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, कर्जे, वो सब डिटेल में चेक करता है और वो देखता है कि उन्होंने अकाउंटिंग एज पर लॉ किया है कि नहीं। उस चेकिंग प्रोसेस को नाम दिया है ऑडिट। क्या बोलते इसको मुझे? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट मीन्स डिटेल्ड चेकिंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ। पूछो क्यों? कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। अकाउंटिंग क्या है? उसकी लैंग्वेज। जब दुकान ही आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के मुताबिक चल रही, तो उसकी लैंग्वेज यानी अकाउंटिंग जो है वो भी किसके मुताबिक होंगी? एज पर दी प्रोविजन ऑफ लॉ। और ये सच में कंपनी जो दिखा रही अपने शो कर रही अकाउंट्स में एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, सच में हुए कि नहीं हुए, ये कौन देखता है? ऑडिटर। और ऑडिटर से सबकी लपकती है। इसका मतलब क्या है सर? ऑडिटर जब आता है कंपनी के अंदर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उनको बर्डनाइट नहीं कर सकते हैं। और ये हर साल अपनी इंडी लेता, कंपनी का खाता कंपनी का है, पगार कंपनी का लेगा, लेकिन इसको कोई बर्डन नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता कि तू यही लिख। वो बोलेगा भैया मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं। कौन हूं मैं? पगार दूंगा कंपनी से, लेकिन मैं शेयर होल्डर्स का वॉच डॉग हूं। कौन हूं मैं? इन्हें कंपनी के पास जब एनुअल रिपोर्ट हर साल पब्लिश करती है, क्या करती है? सबसे पहले शेयर होल्डर ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है, देखते हैं हम लोग। और वो बंदा इतना खतरनाक होता है, इतना पावरफुल होता है कि अगर उस कंपनी के अंदर उसने कुछ घपला देखा होते हुए, वो अपना फ्रीडमली रिपोर्ट में लिख सकता है। अगर डायरेक्टर ऑनेस्ट नहीं है कंपनी के लिए, वो ये भी लिखता कि यू शुड रिप्लेस डायरेक्टर ऑल्सो एज पर माई एडवाइस। मुझे यहां घपला देखा हुआ है। सही मायने में कंपनी शेयर होल्डर्स के बिहाफ में जो कंपनी को वॉच करता है, वॉच,
वो एक ही पर्सन होता है, वो है ऑडिटर। और ऑडिटर की नियुक्ति ऐसे डायरेक्टर अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते। पूछो क्यों? फिर तो ऐसे डायरेक्टर बोलेंगे जो हमारी चापलूसी करेंगे वही बने ऑडिट, आजा देखो पकड़ देंगे हम। तो नहीं, डायरेक्ट ऑडिटर की सिलेक्शन शेयर होल्डर्स करते हैं मीटिंग के अंदर वोटिंग करके। पूछो क्यों? शेयर होल्डर बेचारे है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डायरेक्टर कर रहे हैं, पैसा हमारा लगा हुआ है, तो हमारे ब्याह में कोई तो खड़ा होना चाहिए। तो बताओ कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर से इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय जो अपनी फ्रीडम होके रिपोर्ट लिखता है। जब ऑडिट करने साल के अंत में या रोज ऑडिटर आता है तो शेयर होल्डर्स की क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के सेक्रेटरी की सबकी हालत खराब होती, पसीने छूटते हैं, पसीने छूटते हैं बकायदा। है कहने के लिए वो एम्प्लॉय, कौन है वो? लेकिन ऐसा एम्प्लॉय है कि इंडिपेंडेंट रिपोर्ट लिखता है, उसकी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जिस दिन डायरेक्टर और ऑडिटर मिल गए फिर अंदर ही अंदर कंपनी खोखली होती आएंगी, मालूम नहीं पड़ेगा। और ऐसा प्रैक्टिकल हादसा हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स पे। जैसे डेल एंड डेल, HP है ना, वैसे एक टाइम पे सत्यम कंप्यूटर चलता था जो बहुत बड़ा स्कैम किया। कैसे स्कैम किया? अब तुमको मैं 2 मिनट के लिए इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान दो। क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सत्यम कंप्यूटर को अंदर ही अंदर कर रहे थे खोखला, अंदर ही अंदर अपना जेब भर रहे थे। क्या कर रहे थे? और कंपनी का अकाउंटिंग में हरी भरी एसेट्स लायबिलिटी दिखाए थे कि हाँ इतनी एसेट है, वो एसेट है। इसको अपन बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं इसको? अब बताओ, तुम दिखा रहे हो 5 करोड़ की एसेट्स, क्या दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो? इधर कंपनी के पास 1 करोड़ की भी एसेट नहीं है। दिखा रहे हमारे कंपनी के पास 10 ट्रक हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, या 1 ट्रक का बांधे लगे हुए। अब इस चक्कर में बेचारे शेयरहोल्डर तो कोई जम्मू से है, कोई कश्मीर से है, कोई अकोला से। अब क्या शेयरहोल्डर आएंगे देखने, हाँ दिखाओ 10 एसेट्स। वो क्या देखेंगे? बैलेंस शीट निकली हुई है, पब्लिश की हुई है कंपनी ने, ऑडिटर ने बोला हाँ सब सही है। तो बस फिर हमारे बिहाफ में खड़ा है ना हमारा वॉचडॉग, कौन है? ऑडिटर। सब हरा भरा ऑडिटर भी हाँ चलो अच्छा है चलो। मालूम पड़ा कंपनी अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी। कंपनी के पास जो एसेट्स थे वो फिक्टिशियस थे, वो बोगस एसेट दिखाए गए, उनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। कंपनी के डायरेक्टर अंदर अंदर कंपनी को दीमक की तरफ खोखला करते गए और मिला हुआ कौन था? ऑडिटर। कौन मिला हुआ था? जब ये स्कैम रिवील हुआ, शेयर मार्केट में लोगों के पैसे बहुत नुकसान हुए। क्योंकि जब कंपनी डूबती ना तो शेयर में उसके भाव, मार्केट वैल्यू कम हो जाते। जिन्होंने शेयर खरीदे ना वो सब बर्बाद हो गए। क्या हो गए? वो बर्बाद। लाखों लोगों ने लाखों रुपए के शेयर लिए थे, और कॉमन पीपल के लिए लाखों रुपए बहुत होते हैं भैया, बराबर कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ? डायरेक्टर्स को अंदर लिया, जेल में लिया। क्या लिया? फ्रॉड किया ना भैया तुमने, चलो अंदर चलो। वो भाग नहीं पाए होंगे विजय माला जैसे, बराबर कि नहीं? वो भाग गया भगोड़ा, लेकिन ये नहीं भाग पाए होंगे। डायरेक्टर को तो अंदर लिया ही लिया, अंदर ऑडिटर को भी अंदर लिया। क्या लिया? कि भाई डायरेक्टर ठीक है घपलेबाज निकले, वो कंपनी किस्मत, लेकिन तू तो इंडिपेंडेंट पर्सन था, तेरे को तो फ्रीडम थी पूरी रिपोर्ट लिखने में। जब तू देखा अंदर कंपनी खोखली हो रही है, तू इंस्पेक्शन करने एक एसेट्स को इंस्पेक्शन करने ऑडिटर खुद जाता है अपनी आंखों से या अपने इंटर्न्स को, उसको बोलते ऑडिट करना। एक ऑडिट करने में महीनों लगते थे, महीनों। पूरी एसेट्स जब तक चेक नहीं करता तब तक ऑडिटर अपनी फ्रीडमली रिपोर्ट तैयार नहीं करता। आ रहा तुमको समझ में कुछ? एक स्पेशली इंस्पेक्शन चेक करना पड़ता है। आपने कभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एसेट के ऊपर नाम नंबर दिखा है? नंबर कभी स्कूल में गए हो? कभी स्कूल में डेस्क बेंचों के ऊपर नंबर लिखा होता, नंबर याद है? डेस्क बेंच के ऊपर, कैमरे के ऊपर, वाइट इसके कंप्यूटर के ऊपर देखा है तुमने कभी? नंबर लिखे होते, नंबर। वो नंबर क्या काम आता है? वो ऑडिट नंबर होते हैं, वो एसेट्स को चेक करने के लिए ऑडिटर चेक करता है कि 520 में कंप्यूटर है, देखो है क्या 520 कंप्यूटर की दिखाओ, टिक। हाँ, एक एसेट का नंबर दिया होता है ताकि ऑडिट करने में उनको तकलीफ नहीं जाए। आपने देखा है नंबर कभी? नहीं दिखा है?
कभी भी कोई भी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में जाओगे ना आप बैंक में, तो आपको दिख जाएगा कंप्यूटर के पीछे, एसी के पीछे नंबर लिखा होता है। अरे आता क्या इनको, वो ऑडिटर चेक करता है, इस चेकिंग को तो बोलते हैं ऑडिट करना। क्या बोलते हैं इसको? और ऑडिटर का काम क्या होता है बोलो? एक एक डिटेल में जो लिखा गया अकाउंट्स में डिटेल इंफॉर्मेशन है वो चेक करके टिक करना और बताना हाँ जो लिखा है अकाउंटिंग में वो सब सही है। बस ये लिखना। सबसे पहले शेयर होल्डर हर साल क्या पढ़ते? ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते। क्या पढ़ते? कि हम लोग नहीं थे तो हमारे बीच में कौन था? हमारा ऑडिटर भाई। समझा? और उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? शेयर होल्डर खुद। कैसे? वोटिंग करके। मतलब उसका क्वालिफिकेशन है सीए, ही शुड बी सीए। समझा आपको? और सीए नहीं है तो लॉ में आपको आना चाहिए इंटरफेरेंस कुछ। देखो कंपनी ने ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिक्स नहीं किए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये बचा लो सत्यम स्कैम मैं दिखा रहा हूं आपको। सत्यम स्कैम, सत्यम स्कैम। अरे यार सत्यम कंपनी अभी आएगा। देखो फेमस स्कैम दिखा है, द फेमस सत्यम स्कैम एक्सप्लेन। सुनो। Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department Gulab uses aa gaya. Monday.com, so I'm good. Hello? Work management Bas tool? 2 No, that's not for me. Well, Monday.com is all about flexibility, so you can make it your own. You could choose pre-built layouts for anything or build your own workflow. Okay. You just open a board. सत्यम स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था साल 2010 तक। आइए अगले 1 मिनट में समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये जो कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, इसे बनाया गया था साल 1987 में राजू ब्रदर्स के द्वारा, रामा राजू और रामालिंगा राजू। काफी सक्सेसफुल कंपनी थी ये। साल 1991 तक इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया गया था। जल्द ही ये 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई इंडिया में, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के बाद। 2003 में इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गई। 2008 तक आते आते $2 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी इसकी वैल्यूएशन। इसके स्टॉक प्राइस में 300% का इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। पता चला कि मिस्टर राजू अपने पर्सनल कंप्यूटर पर फर्जी बिल्स और रिसीट्स बनाया करते थे। ऐसी चीजों का बिल बना दिया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इससे बैलेंस शीट पर जो नंबर्स थे वो और बड़े दिखने लगे। अब इसको रोकना किसका काम था? समझा आपको क्लियर? ये मेरे को एक मुहावरा याद आ गया। क्या हुआ बता रहा हूँ, सुनो। मैं बता रहा हूँ कैसे फिक्टिशियस एसेट। मेरे को एक अपनी पर्सनल कहानी याद आ गई। क्या हुआ था मैं अपनी फर्स्ट टाइम मासी की बेटी से 8 साल बाद मिला था। छोटी थी, बहुत बड़ी हो गई थी 8 साल बाद। तो क्या हुआ, 8 साल तक मैं मासी से मिला ही नहीं था और ना ही मेरी मम्मी मिली थी, क्योंकि जाना होता नहीं था हमारा। वो जाते थे वो नानी घर, तो हम नहीं जाते पाते थे, है ना। और तब फोन का इतना कुछ था भी नहीं क्रेज। तो 8 साल बाद मिला। नाम था संजू, संजय का नाम था। संजू और संजू कैसी है? बोलते बहुत अच्छी, बढ़िया। तो वो होशियारी मार रही थी। मतलब इसको होशियारी करके आई थी। तो फिर बता रही थी हमारे घर पे तो 4 कारें हैं, 2 स्विमिंग पूल है। तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि 4 कारें, मासी आई तो ट्रेन में, ठीक है जान दो, 2 स्विमिंग पूल है, 8 साल में इतना हो गया। तो मैंने मासी 8 साल में तो बम नोटा छाप ली तुमने। मैंने बोला मासी को, लगाया कि नोटा वही तो हूँ मैं, क्यों घर में 2 स्विमिंग पूल है? तो बोलती अबे वो टांकी को स्विमिंग पूल बोल रही है। उसको मासी आके दिखा रही है कौन सी स्विमिंग पूल है नहीं हाँ घर में। वाह बेटा टैंकी को स्विमिंग पूल बोलती, मेरे पास तो 4 है। अच्छा मैंने कहने का सुनिए क्या हुआ, क्यों बताया मैंने आपको ये मुहावरा? बताओ जोक। ये यहाँ पे वही है, दिखा फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? ये है कुछ अलग, दिखाना कुछ। यहाँ पे जान दो 1 मिनट। कंपनी को इतना ज्यादा पैसा कमाते देखकर बहुत से इन्वेस्टर्स आकर्षित हुए इस कंपनी की तरफ। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहने लगे इस कंपनी में। इन्वेस्टर से और पैसा आया तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया, और जब शेयर प्राइस ऊपर गया तो सत्यम भाइयों ने अपना कुछ स्टॉक बेचा और हजारों करोड़ों में प्रॉफिट कमाया। बेसिकली झूठा प्रॉफिट दिखाकर एक्चुअल प्रॉफिट कमाया। करीब 7-8 सालों तक ये स्कैम चलता रहा और किसी को खबर नहीं हुई। 7,561 फेक बिल्स बनाए गए। बाद में जब इन्होंने कन्फेस किया इस स्कैम को लेकर तो 2015 में इन्हें 7 साल की जेल दी गई। इस सत्यम कंपनी को बाद में टेक महिंद्रा के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया।
Imagine this on your समझा? resume. A certain अब ये स्कैम को रोक सकता था एक पर्सन, और अगर मिला हुआ नहीं होता तो, लेकिन मिल गया इनके साथ, डायरेक्टर के साथ। ओके क्लियर? समझा अच्छे से? चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।